व्हाट अ मैच वीक ऑफ चैंपियंस लीग। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि मेरी टीम हार चुकी है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले ना मुझे लगता है कि बालोटेली ने जो शर्ट पहनी थी ना, वाई ऑलवेज मी अगेंस्ट रेसिज्म, तो वो शर्ट अब एक दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखा जाए ना, तो रोनाल्ड अराउगो को भी पहनना चाहिए। दैट वाई ऑलवेज हिम, क्यों हमेशा ये रेड कार्ड लेकर हगता है और हम हार जाते हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में। आर्सेनल को अब आप हल्के में नहीं ले सकते, जैसे कि गुड्डू भैया ने बोला था ना मिर्जापुर में कि अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिपे लिपे करते थे, तो अब ये वो आर्सेनल नहीं रही जो सेकंड फिनिश करती थी। एक ट्रॉफी तो पक्का ये इस सीजन उठाएगी, बिकॉज आई थिंक दैट इट्स गोना बी आर्सेनल सीजन, मुझे यही लगता है अब। एंड लिवरपूल में केओस मचा हुआ है, आर्ने स्लॉट को सैक करने की बातें चल रही हैं, और पहले बातें चल रही थी लेकिन वो बातें इतनी ज्यादा बिलीवेबल नहीं थी। बट अब जिस तरह की सिचुएशन है, काफी ट्रस्टेड सोर्सेज से ये न्यूज आ रही है कि आर्ने स्लॉट को लेकर कल सुबह लिवरपूल बोर्ड एक डिसीजन लेने वाली है कि क्या उनके साथ हमें कंटिन्यू रखना है या फिर उनको सैक करना है। ओलंपियाकोस ऑलमोस्ट ड्रॉ कर चुकी थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बहरहाल बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन हम लोग मेनली सबसे पहले बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, आप जिस क्लब के फैन हो, जो पार्ट आपको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो पहले वो देखो। एंड आई होप कि आप सबको इस वीडियो को देखने में मजा आएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आने वाला है चैनल पे। शॉर्ट्स तो मैं अपलोड करे जा रहा हूं, लेकिन अब से वीडियोस भी मैं रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख के बारे में। तो मैं पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब आज से 2 साल पहले आर्सेनल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड से डेक्लन राइस को खरीदा था ना, तब पता है लोग क्या कह रहे थे कि यार ओवर पे कर दिया इन्होंने वेस्ट हैम यूनाइटेड को, ये तो बहुत ज्यादा महंगे में ले लिया डेक्लन राइस। डेक्लन राइस ना 100 मिलियन डिजर्व नहीं करता। मेरा अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी यही कह रहा था कि यार जैद, आर्सेनल ना मतलब डेक्लन राइस के लिए उनको 100 मिलियन नहीं देना चाहिए था, ये बंदा डिजर्व नहीं करता। और आज डेक्लन राइस आर्सेनल का मेन इंजन है, मिडफील्ड का हार्ट है भाई वो बंदा। जितना बार्सिलोना के लिए पेड्री इंपॉर्टेंट है, जितना चेल्सी के लिए कोल पाल्मर इंपॉर्टेंट है, उतना ही डेक्लन राइस आर्सेनल के लिए इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एग्री। उस बंदे ने आज के मैच में ये प्रूव किया दैट व्हाई ही इज द हार्ट ऑफ दिस आर्सेनल टीम। एंड जैसे कि मिकेल आर्टेटा बोलता आ रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। हम डेली मजाक बनाते रहते हैं, हर सीजन के स्टार्ट में हम कहते हैं प्रीमियर लीग जो भी जीते, लेकिन हमको पता है सेकंड कौन आएगा। लेकिन इस सीजन भाई वो नहीं है। एज आई सेड के अब हम वो गुड्डू नहीं है जो लिपे लिपे करते थे, अब ये वो आर्सेनल नहीं है जो सेकंड आती थी, ठीक है ना। दे आर रियली सीरियस कंटेंडर्स। अब देखो, मुझे स्टिल ये नहीं लग रहा ना कि वो दोनों ट्रॉफीज जीते। आई डोंट थिंक यार, थोड़ा सा मुश्किल है। चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग दोनों जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक तो वो डेफिनेटली जीतेंगे। आई थिंक प्रीमियर लीग जीतने के चांसेस ज्यादा हैं उनके एज कंपेयर टू चैंपियंस लीग। नो डाउट दे आर द बेस्ट यूरोपियन साइड राइट नाउ। अभी करंटली दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप। लेकिन देखो, आप कुछ भी नहीं कह सकते। लास्ट सीजन अगर आप लोगों को याद हो तो पीएसजी 24th पे थी। पीएसजी अपने 4 मैचेस हार चुकी थी, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके थे चैंपियंस लीग से। लेकिन फिर जैसे जैसे उन्होंने अपने बाकी के मैचेस जीते, उसके बाद से वो राउंड ऑफ 16 में उन्होंने लिवरपूल को, फेवरेट्स को नॉकआउट किया। फिर उसके बाद यूसीएल जीता उन्होंने। तो अभी से आप नहीं कह सकते कि आर्सेनल ही जीत जाएगा ये यूसीएल। भाई अभी और भी सीरियस टीम्स हैं, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी आई थिंक आर्सेनल को यूसीएल का विनर डिक्लेयर करना ये थोड़ा सा अनफेयर रहेगा बाकी टीम्स के लिए। और जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको पता है इतनी जल्दी प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए कि आर्सेनल ही यूसीएल जीतेगी। बट प्रीमियर लीग वो इस सीजन जीत रहे हैं। मुझे लगा पहले सिटी जीतेगी, बट जिस तरह के फॉर्म से वो जा रहे हैं ना, जीत जाएंगे भाई वो इस सीजन। एंड इट्स गुड फॉर आर्सेनल, बिकॉज लास्ट टाइम 2004 में जीते थे, अब 21 साल बाद प्रीमियर लीग टाइटल उठाएं, अच्छी बात है। एंड मिकेल आर्टेटा ने नो डाउट क्वालिटी फुटबॉल तो खिलाया आर्सेनल टीम को। आर्सेनल टीम आर्सेन वेंगर के बाद अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी। वो टॉप 6 में फिनिश करने में लाले पड़ गए थे उनके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आर्सेनल ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन जब आर्टेटा आया ना, और आर्टेटा ने इस टीम को फिर से रीबिल्ड किया, नए नए क्वालिटी प्लेयर्स लाया वो इस स्क्वाड में। एंड नो डाउट उसने कोई बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीती हैं लाइक प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, क्योंकि ये 2 बड़ी ट्रॉफीज हैं। एफए कप उसने जीता, एक एफए कप जीता है और एक कम्युनिटी शील्ड जीता है उसने। बट ऑब्वियसली बड़ी ट्रॉफीज अब तक नहीं जीती। बट स्टिल यू हैव टू एग्री कि आर्सेनल क्वालिटी फुटबॉल खेल रही है पिछले 4-5 सालों में, ठीक है। और उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सीजन तक सेकंड फिनिश किया है, और एक दफा तो वो फाइनल मैच डे पर यार हारे थे बेचारे, लीग बॉटल कर दिया। स्पर्स के आश्रय में बैठे थे कि ये उनको लीग जिता के देगा, बिकॉज स्पर्स सिटी का मैच था। अगर स्पर्स सिटी को हराती तो आर्सेनल जो है ना लीग जीत जाती उस दिन। 2023-24 सीजन की मैं बात कर रहा हूं। मतलब गूंगे से उम्मीद लगा रहे कि ये गजल सुनाएगा। बहरहाल ये सारी चीजें हो गई। आर्सेनल 15 साल के बाद चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेलती है अंडर मिकेल आर्टेटा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज लास्ट टाइम 2009 में जब उन्होंने यूसीएल सेमीफाइनल खेला था, तब आर्सेन वेंगर उनके मैनेजर थे। 15 साल बाद मिकेल आर्टेटा ने वो कारनामा अंजाम दिया विद आर्सेनल।
तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तभी ये दिख गया था कि आर्सेनल की टीम अब एक सीरियस टीम बन चुकी है कि ये प्रीमियर लीग तो डेफिनेटली जीतेंगे। मुझे ये लग रहा है कि प्रीमियर लीग जीत जाएगी आर्सेनल, और एक आध एफए कप वगैरह भी जीत जाएंगे, बट बिग ट्रॉफीज लाइक प्रीमियर लीग वो तो जीतेगी आर्सेनल। बट यूसीएल का अभी भी मुझे उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज यार आर्सेनल की आदत है, एंड टाइम पे बॉटल करना। सेमीफाइनल्स तक तो मैं आर्सेनल को आराम से देख रहा हूं। आई डोंट थिंक कि आर्सेनल सेमीफाइनल से पहले बाहर होगी चैंपियंस लीग से, तो सेमीफाइनल्स तक तो मैं देख रहा हूं आर्सेनल को। बट यार यूसीएल जीतना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कभी जीतेंगे नहीं, बिकॉज सिटी के साथ भी यही सिनेरियो था। सबने कहा कि यार पेप गार्डियोला ने भले इतने सारे प्रीमियर लीग टाइटल्स जिता लिए, सिटी इतनी तगड़ी प्रीमियर लीग साइड है, बट ये यूसीएल कभी नहीं जीतेंगे, बिकॉज एक वीकर चेल्सी साइड जिन्होंने मिड सीजन में मैनेजर बदला और फिर कैसे आके उन्होंने चैंपियंस लीग जीत लिया अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, लोगों के ये स्टेटमेंट्स थे। तो तब की बात है, लोगों ने ये कहा कि सिटी कुछ नहीं कर सकती। उससे अगले सीजन ऑलमोस्ट जीत चुके थे सेमीफाइनल में अगेंस्ट रियल मैड्रिड, फिर रॉड्रिगो और बेंजेमा के गोल्स आते हैं, रियल मैड्रिड का वो फेमस कमबैक। लेकिन उससे अगले सीजन उन्होंने हिस्टोरिक ट्रेबल कंप्लीट किया एंड अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल लिफ्ट किया। सिटी के अलावा लोगों का पीएसजी को लेकर भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ भी हो जाए पीएसजी कभी चैंपियंस ऑफ यूरोप नहीं बन सकती, बिकॉज इन्होंने अच्छा मैनेजर लाके देख लिया, थॉमस टुकल को ये लाए। थॉमस टुकल इस टीम को चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक लेके गई, लेकिन स्टिल बायर्न म्यूनिख साइड को ये हरा नहीं पाया, बिकॉज ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख साइड उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड आई बिलीव कि 2020 में अगर बायर्न म्यूनिख की जगह कोई और टीम आती ना फाइनल में, तो पीएसजी जीत जाती वो चैंपियंस लीग। बहरहाल सबने कहा एक क्वालिटी मैनेजर को लाके एक अच्छा स्क्वाड बना के चैंपियंस लीग का फाइनल खेला, लेकिन जीत नहीं पाए। फिर एक स्टार प्रोजेक्ट किया इन्होंने जहां पे बड़े बड़े स्टार्स को ये ले आए, लाइक नेमार, एम्बापे, मेसी, रामोस, ये सब एक टीम में खेलते थे। तो लोगों ने कहा ये कुछ भी कर ले, ये चैंपियंस लीग नहीं जीतेंगे। एंड लुइस एनरिके आके 2 साल के अंदर अंदर पीएसजी का वो ड्रीम पूरा करता है जो शायद पिछले 15-20 सालों से उनका ड्रीम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्सेनल भी आज नहीं तो कल डेफिनेटली चैंपियंस लीग जीतेगी। ये सारी बातें मजाक में कहने को ठीक है कि चैंपियंस ऑफ यूरोप यू विल नेवर सिंग दैट, ये सारी बातें मजाक में कहने को ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल आर्सेनल जीत जाएगी यूसीएल टाइटल, और शायद अभी 1-2 साल के अंदर ही जीत जाए, शायद इस सीजन जीत जाए। बट मुझे लग रहा है कि इस सीजन वो सेमीफाइनल तक आएंगे या फाइनल्स तक आके क्रम्बल कर जाएंगे। प्रीमियर लीग जीतना है वो मेरी प्रेडिक्शन है। ये हो सकता है वो दोनों जीतकर मुझे गलत साबित कर दें, और अगर मिकेल आर्टेटा इस सीजन दोनों ट्रॉफीज उखाड़ लेता है ना, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, बिकॉज प्रीमियर लीग इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, चैंपियंस लीग क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो ये 2 बड़ी ट्रॉफीज अगर वो जीत जाता है ना इस सीजन, एक ही सीजन में, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी यार, ठीक है। बिकॉज मिकेल आर्टेटा यार, ठीक है, मिकेल आर्टेटा ने इससे पहले क्या ही जीता है, एफए कप और कम्युनिटी शील्ड, और वो इस सीजन अगर यूसीएल और प्रीमियर लीग उखाड़ लेता विद आर्सेनल, अगर एक ट्रॉफी भी उखाड़ लेता है वो बड़ी बात है, लेकिन अगर दोनों उखाड़ लिए उसने, तो मुझ समेत वो शायद बहुत सारे फुटबॉल फैंस को गलत साबित कर दे। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ में हमें गोल देखने को मिले। एक कॉर्नर में तो मुझे पता था भाई वो गोल है, ठीक है, कॉर्नर से गोल आया, साका का असिस्ट एंड टिम्बर का गोल। उसके अलावा कार्ल ने गोल स्कोर किया। अब लोग कहेंगे कि लुइस डियाज की कमी ना खल रही थी बायर्न म्यूनिख को, लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो उनके पास माइकल ओलीसे था, उनके पास हैरी केन है, उनके पास कार्ल था, तो फिर इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे उनके पास, स्टिल वो क्यों नहीं जीत पाए। ऑब्वियसली अवे कंडीशंस है, अवे कंडीशंस थोड़ी सी टफ हैं, लेकिन आर्सेनल ने बहुत बड़ी टीम को हराया है, बिकॉज दे आर द बेस्ट अटैकिंग साइड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी बायर्न म्यूनिख कंपीट कर रही थी, जहां पे 1-1 ड्रॉ हमें देखने को मिला, लेकिन सेकंड हाफ में तो लाइक आर्सेनल ने ना थका दिया था बायर्न म्यूनिख को। सेकंड हाफ में वो डोमिनेट कर रहे थे। राइस एक पॉइंट पे आके काफी ज्यादा क्लोज था गोल स्कोर करने के, और 1-2 बड़े चांसेस मिस हुए, और मैनुअल नॉयर के अंदर पता नहीं कौन सी वो रूह आ जाती है साउथ कोरिया के अगेंस्ट जो उसने किया था ना 2018 वर्ल्ड कप में, उसको ये फील हुआ कि मैं तो एज अ मिडफील्डर भी खेल सकता हूं। आज के मैच में भी उसने यही हरकत की, मूछे उगा के आया भाई, वैसे तो क्लीन शेव रहता है, लेकिन आज जो है ना मूछे उगा के आया, हिटलर की याद आ गई इसको। तो मैनुअल नॉयर की परफॉर्मेंस वैसे अच्छी थी आज के मैच में यार, ठीक है, नो डाउट। राइस का एक बहुत ही तगड़ा शॉट उसने सेव किया जो कि ऑलमोस्ट गोल था, ठीक, मुझे तो लगा वो गोल है, लेकिन भाई वो मैनुअल नॉयर ही था जिसने ये शॉट ब्लॉक किया। लेकिन फिर वही मिडफील्ड वाली गलतियां, बीच में आके एज अ मिडफील्डर खेलने की कोशिश, तो उस नाकाम कोशिश के चलते मार्टिनेली ने गोल स्कोर किया, और 3-1 के स्कोर लाइन से आर्सेनल ये मैच कंफर्टेबली जीत चुकी है। तो बायर्न की जो विनिंग स्ट्रीक है वो तो ऑफिशियली ओवर हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, बिकॉज 16 गेम से बायर्न म्यूनिख अनबीटन है, लीग में भी, चैंपियंस लीग में भी, कप कॉम्पिटिशन में भी। तो अब उनकी ओवरऑल जो विनिंग स्ट्रीक है वो एंड हो चुकी है, चैंपियंस लीग विनिंग स्ट्रीक उनकी एंड हो चुकी है। लीग में फिर भी अभी तक वो अनबीटन है, बट ओवरऑल जो यूरोप में अगर कोई टीम अनबीटन थी अब तक, वो थी बायर्न म्यूनिख। तो और मजे की बात, आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख ये 2 वाहिद टीम्स हैं, इन्होंने अब तक सिर्फ एक मैच हारा है। बायर्न म्यूनिख ने अपना मैच यूसीएल में आर्सेनल के अगेंस्ट हारा है, अपना एक ही पहला और वाहिद मैच अब तक,
और आर्सेनल ने अपना एक ही मैच हारा है लिवरपूल के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में, वो जो सोबोस्लाई ने फ्री किक स्कोर किया था ना, उस मैच की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं कल वाले मैच के ऊपर। तो चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना का रिव्यू मैं इसलिए नहीं कर पाया, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो पहले फॉलो कीजिए द 12th मैन, वहाँ पे भी मैं रील्स अपलोड करता हूँ और एक्टिव रहता हूँ। अपडेट्स वगैरह होती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन सी वीडियो आने वाली है, किस वीडियो पे काम चल रहा है, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कल पूरी रात मेरे घर पे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, अदरवाइज मैं वीडियो बना लेता कल। तो बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी के ऊपर आते हैं भैया। अब तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल मेरी नींदें हराम कर दी थी चेल्सी ने। ये दिन आ चुके हैं कि जो बंदा डेली बेसिस पे इंजर्ड रहता है, लियम डेलप, अब वो भी हमारे अगेंस्ट आके बैंगर्स स्कोर कर रहा है। तो रोनाल्ड अराउगो और फेरान टोरेस को ना मैं यही कहना चाहूँगा कि बालोटेली वाली शर्ट लो, उसे पहनो और बोलने लगो वाई ऑलवेज मी, स्पेशली रोनाल्ड अराउगो, बिकॉज हर बड़े मैच में ये हगता है। भाई अगर पोटी लगी है तो वॉशरूम में जाओ ना, ग्राउंड पे आके हगना जरूरी है। चेल्सी ने पहली मिनट से बार्सिलोना की मिडफील्ड को प्रेस करना स्टार्ट कर लिया था, स्पेशली एरिक गार्सिया को, और पहला गोल जो पड़ा बार्सिलोना को वो फॉर्चुनेटली एक हैंडबॉल था, वरना एंजो फर्नांडिस का गोल था वो क्लियर कट, और उस हैंडबॉल की वजह से वो गोल नहीं दिया गया रेफरी के द्वारा, लेकिन वो भी एक गोल हो सकता था। और बहुत सारे बड़े बड़े चांसेस मिस हुए चेल्सी के, लाइक 2 तो ऑफसाइड थे, एक हैंडबॉल था, ऊपर से कोल पाल्मर नहीं खेल रहा था, अगर वो खेलता तो वो जो चटनी और रायता पीस के हमारी लगाता ना, सही मायनों में वाट लगाता वो हमारी। बट स्टार्टिंग में अगर देखा जाए ना तो बार्सिलोना भी ट्राई कर रही थी चेल्सी को प्रेस करने की, और जब मैं स्टार्ट की अगर बात करूँ शुरू के 20-25 मिनट्स की, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे लामिन यमाल के क्रॉसेस बहुत ही अच्छे थे। कुकुरेया के जो है ना एक्शन से पहले की बात है ये, तो लामिन यमाल ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉस डाला टू फेरान टोरेस, लेकिन फेरान टोरेस, वो गोलकीपर ने भी क्लियर कट बोल दिया था रॉबर्ट सांचेज ने कि भाई स्कोर कर ले तू, वो भी अपने प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं था, ठीक है, वो क्लियर कट गोल हो जाता, वो बंदा भी ऐसे बैठ गया था गोल खाने के लिए। लेकिन भाई साहब ना कीपर के पास हिट करते हैं, ना बॉक्स के अंदर गोल स्कोर करने की कोशिश करते हैं, पीछे जो बोर्ड पे वो पेप्सी लिखा है ना, उस पेप्सी पे मार देते हैं बॉल। ये तो हरकतें हैं भाई इसकी, नो डाउट। देखो फेरान टोरेस इज अ गुड प्लेयर बट नॉट अ प्रॉपर स्टार्टर, बिकॉज लेवेंडोस्की का ये 99% चांसेस हैं कि लास्ट सीजन होने वाला है, एंड आई डोंट थिंक कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अब, ही विल बी 38 ईयर्स ओल्ड एट द एंड ऑफ द सीजन। सो लेवेंडोस्की एक प्रॉपर स्टार्टर है हमारा, ही इज स्टिल आवर मेन स्ट्राइकर भाई। तो जब 70-80 मिनट में वो थक जाता है ना, तो उसे जब सब आउट किया जाता है, इसे सब इन किया जाता है, ये उस लिहाज से ठीक है। ओवरऑल बाकी आप इसको एज अ स्ट्राइकर, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते इस बंदे पे, ही इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर। अगर इतना ही वो प्रॉपर स्ट्राइकर होता ना तो स्पेन के लिए स्टार्ट कर रहा होता, ओयारज़ाबाल स्टार्ट ना करता, फेरान टोरेस स्टार्ट कर रहा होता, अगर इतना ही तगड़ा स्ट्राइकर होता ये। लेकिन ओयारज़ाबाल स्टार्ट करता है स्पेन के लिए। ऑब्वियसली लुइस डेला फोंटे ने वो चीज देखी है ना ओयारज़ाबाल के अंदर जो इसके अंदर नहीं देखी। सो आई डोंट बिलीव इन फेरान टोरेस एज अ स्टार्टर। सब्स्टिट्यूट के हिसाब से ठीक है, बट एज अ स्टार्टर नो। और मुझे हांसी फ्लिक के प्लान्स बिल्कुल भी समझ नहीं आए, किस किस्म की बेवकूफ़ाना चीज़ें थी ये कि आप एरिक गार्सिया को एज अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओ, जबकि उस पोजीशन पे आपके पास डैनी ओल्मो है, ठीक है वो इतने टाइम से इंजर्ड है, बट फर्मिन लोपेस फिर किस काम का है? फर्मिन लोपेस को खिलाते हैं ना, मार्क कसाडो आपका अवेलेबल है, इस तरफ मार्क कसाडो, इस तरफ फ्रेंकी डियोंग, इस तरफ फर्मिन लोपेस को खिलाते हैं, बिकॉज उसकी नेचुरल पोजीशन ही वही है। देखो ठीक है, प्लेयर्स लाइक फेडी वेलवार्डे, एरिक गार्सिया अगर डिफरेंट पोजीशंस पर खेल सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि तुम उनको डेली डिफरेंट पोजीशंस पे खिलाओ। नेचुरल पोजीशन पे खिलाना इज मच मच बेटर देन डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स इन बिग गेम्स लाइक दिस। तो ये काफी गलत चीज थी। एरिक गार्सिया को सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर देख के मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, और ये बहुत ही पुअर डिसीजन था बाय हांसी फ्लिक इन माय ओपिनियन। तुम इस चीज को शायद गलत ना बोलो, लेकिन मेरे लिए तो ये गलत, जबकि वो बंदा अगर सेंटर बैक है तो उसको एज अ सेंटर बैक ही खिलाओ। और अराउगो आपको पता है कि बड़े मैचेस में हकता है, तो क्यों आपने अराउगो को स्टार्ट कराया? ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और डिफेंस लाइन में किस चीज़ की कमी, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात जरूर सुनना इस बारे में कि लेफ्ट विंग पे आपके पास है मार्कस रैशफोर्ड, जो इस वक्त अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में जा रहा है। पिछले 3-4 सालों में उसका जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है ना, करंट फॉर्म की बात करूं ना, तो पिछले 3-4 सालों में वो इतना कंसिस्टेंट नहीं था जितना अब है। मार्कस रैशफोर्ड इतना तगड़ा खेल रहा है, प्रीमियर लीग का उसे एक्सपीरियंस है, चेल्सी के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा खेल चुका है, तो उसको स्टार्ट देने के बजाय, जबकि वो है भी लेफ्ट विंगर, लेफ्ट विंग पे आपके पास है मार्कस रैशफोर्ड, आपके पास है रफीनिया, ठीक है रफीनिया इंजरी से वापस आया है, लेकिन जॉन गार्सिया भी तो इंजरी से वापस आया है, उसको क्यों खिलाया आपने? रफीनिया ने लास्ट गेम खेला भी था, सब्स्टिट्यूट होके आया था वो। आपके पास लेफ्ट विंग में है रफीनिया, मार्कस रैशफोर्ड, लेकिन हमारे मैनेजर साहब किसे खिलाते हैं? फेरान टोरेस को।
पता नहीं इनकी अकल घास चरने गई थी, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस वक्त। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। पुअर डिसीजन बाय हांसी फ्लिक, एरिक गार्सिया को सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खिलाना और स्पेशली फेरान टोरेस को लेफ्ट विंग पे खिलाना, बहुत ही वाहियात किस्म का डिसीजन था ये। और रोनाल्ड अराउगो को मेन मैचेस मत खिलाया करो भाई। और जोआन गार्सिया की जहां तक बात है, गोलकीपर अगर इतने लंबे अरसे से इंजरी में था तो उसको सीधा ऐसे बड़े मैचेस में डालना कि भाई लो अब तुम खेलो। ठीक है, जोआन गार्सिया इज अ क्वालिटी गोलकीपर, ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर, मैं उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, उसने इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं हमारे लिए आते साथ, लेकिन वो अभी अभी इंजरी से वापस आया है और शेजनी को एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का। अगर आप नोटिस करो तो रियल मैड्रिड वाला मैच, उस मैच में शेजनी ने हमें बेइज्जत होने से बचाया था। 2-1 की स्कोर लाइन जो दिख रही थी ना आपको, वो स्कोर लाइन 4-1 या 5-1 भी हो सकता था। तो शेजनी को बेंच करना, जोआन गार्सिया जो जस्ट अभी इंजरी से वापस आया उसे डायरेक्ट इस मैच में खिलाना, ये जो है ना मुझे बहुत ही अजीब से डिसीजंस लगे हांसी फ्लिक के। आई होप कि आइंदा ऐसा ना हो, बिकॉज वो भी कह चुका है कि अब आप एक डिफरेंट बार्सिलोना देखोगे। मैं हांसी फ्लिक पे ट्रस्ट करता हूँ, ही इज आवर मैनेजर। लास्ट सीजन भी जब उसने ये कहा था तब उसके बाद हमें वाकई में डिफरेंट बार्सिलोना देखने को मिला। हमने डोमेस्टिक ट्रेबल जीता पिछले सीजन, ला लीगा, सुपर कोपा दे स्पानिया, कोपा डेल रे, और 6 साल के बाद चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स तक भी हम आए। सो इस सीजन जब हांसी फ्लिक ने ये बोल दिया ना, अब मुझे यकीन आ चुका है। आई होप कि अल्लाह करे हांसी फ्लिक के अंदर ये होश और अकल आए कि अब वो अच्छे डिसीजंस ले और बार्सिलोना फिर से जो है ना पुराने फॉर्म में आ जाए अपने। और अगर हम बात करें तो कुकुरेया की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कुकुरेया को मिला, बट मेरी नज़र में एंजो फर्नांडिस को भी मिल सकता था, उनका भी गेम टॉप था। एस्तेवाओ विलियम्स भाई टॉप गेम, वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एक टाइम था जब बार्सिलोना इसमें इंटरेस्टेड थी, बट हमारे पास इतने पैसे थे नहीं तो हम इसे खरीद ना सके। अब चेल्सी ने खरीद लिया इनको भाई, बस किस्मत के धनी नहीं थे हम। बहरहाल इस्तिवाओ ने बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया और ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी इस मैच में, एंड वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स इन द वर्ल्ड। अब कुछ बार्सिलोना फैंस कहेंगे कि देखो पेड्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल, लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना पेड्री नहीं था इसीलिए हम जीत नहीं पाए। तो उनके पास भी तो पाल्मर नहीं था जो कि उनके क्लब का मेन इंजन है। तो पाल्मर नहीं, हमारे पास पेड्री नहीं था, उनके पास भी पाल्मर नहीं था भाई, ये कोई बात ही नहीं हुई। बाकी हमारी पूरी टीम सलामत थी। हाँ, टीम सिलेक्शन काफ़ी गलत थी। अराउगो को खिलाना, फिर एरिक गार्सिया को अटैकिंग मिडफील्ड पे खिलाना, लेफ्ट विंग पे फेरान टोरेस को खिलाना और जोआन गार्सिया से स्टार्ट कराना इतने बड़े मैच में जबकि वो इंजरी से जस्ट वापस आया है, ये गलत डिसीजंस थे। ये 4 ऐसे डिसीजंस थे जो मेरी नज़र में नहीं लेने चाहिए थे। और एक और चीज़ भी मैंने देखा ना इस मैच में कि बार्सिलोना ने सेकंड हाफ में गिव अप कर लिया था। प्लेयर्स के अंदर वो जज्बा ही नहीं दिख रहा था ट्राई करने का। सिर्फ रफीनिया ने ट्राई किए, रफीनिया ने 2-3 बड़े चांसेस बनाए, लेकिन ऑब्वियसली वो बेचारा अकेले क्या करता। ओवरऑल अगर बार्सिलोना की टीम को आप देखो ना तो वो गिव अप कर चुके थे सेकंड हाफ में। उनको पता था कि अब हम ये मैच हार चुके हैं, 10 मैन हैं हम लोग ऑलरेडी। और ये है कि जब 2 गोल्स पड़े ना, इस्तिवाओ का और फिर उसके बाद लियाम डेलप का, तो इन 2 गोल्स के बाद पता है क्या हुआ, बार्सिलोना बस डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, ट्राई नहीं करना था उनको कि भाई। और लियाम डेलप ने 74th मिनट पे गोल स्कोर किया था, इसके बाद भी आप एटलीस्ट 1 या 2 गोल्स मार सकते थे। लेकिन अफसोस इस बात का मुझे हो रहा है कि कोशिश ही नहीं की बार्सिलोना के प्लेयर्स ने, एक लिटरली गिव अप कर दिया था यार। रफीनिया के अलावा किसी में भी वो नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं दिख रहा था, सबने गिव अप कर लिया था एक्सेप्ट रफीनिया। तो बहरहाल पुअर परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना, अब और मैं क्या ही कह सकता हूं। इसके अलावा पीएसजी वर्सेस टॉटनहम का मैच हो चुका है, 8 गोल्स पड़ चुके हैं, बट वो मैच मैंने ज्यादा देखा नहीं। और रियल मैड्रिड की बात करें तो भैया ओलंपियाकोस ऑलमोस्ट ड्रॉ कर चुकी थी, एंड क्लब लाइक ओलंपियाकोस उनके लिए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ड्रॉ करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ओलंपियाकोस जहां एक ग्रीक क्लब है और रियल मैड्रिड वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली यार अगर वो 4-4 कर लेते अचीवमेंट हो जाती है उनके लिए। और अब रियल मैड्रिड फैंस कहेंगे कि कारवाहाल इंजर्ड है, मिलिटाओ इंजर्ड है, रूडिगर इंजर्ड है। भाई फेरलान मेंडी खेल रहा था, आपका राउल असेंसियो खेल रहा था, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड खेल रहा था, एल्वारो करेरास खेल रहा था, आपके सारे क्वालिटी डिफेंडर्स खेल रहे थे। स्क्वाड डेप्थ अच्छा है रियल मैड्रिड का, तो ये बहाने मत बनाओ। डिफेंसिवली रियल मैड्रिड की काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो सुधारनी पड़ेंगी। जब इसी ओलंपियाकोस के अगेंस्ट हम 6-1 जीते थे ना पिछले महीने, तब तो रियल मैड्रिड फैंस कह रहे थे कि देखो देखो 6 गोल्स इनके अगेंस्ट मारे हैं। आपके अगेंस्ट उन्होंने 3 गोल्स भी स्कोर कर लिए और आप 4 मार पाए, हमसे 2 कम, और उन्होंने 3 गोल्स भी आपके अगेंस्ट मार दिए। काफ़ी क्लोज मैच था। तो यही है भाई, जब तक खुद नहीं खेलते ना तब तक तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि सामने वाली टीम कितनी टफ है, और स्पेशली अवे कंडीशंस में। अवे कंडीशंस में तो आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते, नो डाउट। इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस इंटर मिलान का मैच हो चुका है भाई क्या बोलूं मैं इस मैच के बारे में।
ओवरऑल अगर देखा जाए बॉल पोजीशन, इंटर मिलान की 52%, एटलेटिको मैड्रिड की 48%, बहुत ही कांटे की टक्कर थी। यूलियन एल्वारेज ने ओपनिंग गोल स्कोर किया, देन फिर जेलिंस्की ने इक्वलाइज किया 54th मिनट पे। मारिया गिमेनेज स्कोर्ड द विनर गोल फॉर एटलेटिको मैड्रिड एट 90+3rd मिनट। सो भाई गजब का मैच। ये मैच भी मैंने थोड़ा बहुत कवर किया, अच्छा मैच था बिकॉज बॉल पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम थी दोनों टीम्स की। और अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो मजे की बात यह है कि दोनों टीम्स के शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे। एटलेटिको मैड्रिड के भी 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे और इंटर मिलान के भी। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं चैंपियंस लीग मैच वीक 5 के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय।